नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाकर इस चैनल में हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 तत्वों के संयोग से मिलकर बनता है, जिसमें 3 तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। एक प्रकार का प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ है जो हम हमारे भोजन में डेली लेते हैं और ये हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट है वो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। जैसे कीटोन इस तरह का होता है, इस प्रकार के ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। और अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इस तरह के ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये एल्डिहाइड है और वो जो था वो कीटोन था। तो इस तरह के ये रासायनिक रूप से पदार्थ होते हैं। इनमें अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। अगला है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा देने वाला मुख्य घटक है। यानी कि अब जब हम भोजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो देता है और सबसे जल्दी जो ऊर्जा देता है ऐसा घटक है ये कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला मुख्य घटक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो ये तुरंत ऊर्जा देता है, यानी स्टार्च के रूप में हमें तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हम जैसे 2-3 निवाले लेते हैं तो उसके बाद हमें तेज़ भूख का एहसास होना बंद हो जाता है। क्योंकि जब स्टार्च सबसे पहले मुंह में जाती है तो वो वहीं से पचना शुरू हो जाती है। इसी कारण हमें भूख का एहसास होना बंद हो जाता है जैसे जैसे हम भोजन करते जाते हैं। फिर इसके बाद है, कितनी आवश्यकता पड़ती है एक वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें प्रतिदिन हमारे भोजन में लेनी पड़ती है, यानी हम लेते हैं। अगर हाँ इससे कम मात्रा है तो हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। हमारा भोजन जो है वो संतुलित आहार नहीं है। तो 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें उपस्थित होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो इसका वर्गीकरण जो है, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये 3 प्रकार की होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड पहली है, इनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं अपने। तो मोनोसैकेराइड जो पहली है ये एक वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एकलक इकाई हो, एक ही एकलक इकाई हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। और इस मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। इसके 2-3 एग्जाम्पल है, नीचे बात करें। पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर इसके बाद है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जो है वो फ्रुक्टोज है। एग्जाम्पल है फल और शहद। यानी फल और शहद में, शहद हम जानते हैं कितना मीठा होता है, तो वो प्राकृतिक होता है और उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। साथ ही इसकी जो शर्करा है इसको इसलिए ग्रेप्स शुगर भी बोलते हैं। ग्रेप्स शुगर, ठीक है, ये ग्रेप्स में भी पाई जाती है और शहद में भी पाई जाती है, इसलिए इसको ग्रेप्स शुगर बोलते हैं। अगले बात करें ग्लैक्टोज। पहला था ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यह शर्करा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती और
इसकी सर्वाधिक मात्रा जो है वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं। तो ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों याद रखने वाली। फिर इसके बाद डाइसैकेराइड दूसरा प्रकार है। पहला था मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 एकलक इकाइयाँ पाई जाएं, वो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। और इसका जल अपघटन होता है, जैसे हमने पीछे देखा कि ये जो मोनोसैकेराइड है इसका जल अपघटन नहीं होता, लेकिन डाइसैकेराइड का जल अपघटन होता है। फिर इसके बाद माल्टोज इसका उदाहरण है। माल्टोज क्या है? इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। माल्ट शुगर इसको दोस्तों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक कारण है माल्ट शुगर बोलने का। इसको माल्ट शुगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गन्ने में पाई जाती है। गन्ना जिससे हम चीनी बनाते हैं, तो वो जो शर्करा है उसको माल्ट शुगर बोलते हैं क्योंकि ये गन्ने में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं इसके कुछ और उदाहरण के बारे में। अगला है माल्टोज। माल्टोज, जी हाँ, अगला है माल्टोज। और माल्टोज का हम जानते हैं कि माल्टोज का अगर हम अवायवीय अवस्था में जाइमीज की उपस्थिति में अपघटन करवाएं तो उससे इथेनॉल बनता है, CH3CH2OH इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद लैक्टोज, मोनोसैकेराइड का अगला उदाहरण है लैक्टोज। और लैक्टोज जो है इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। इसको मिल्क शुगर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका स्रोत जो है वो दूध है, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। फिर इसके बाद लैक्टोज का जल अपघटन यदि करवाते हैं तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाता है। लैक्टोज का अगर जल अपघटन करवाया जाए तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा, 2 नए पदार्थ बनेंगे। इसके बाद सुक्रोज है। सुक्रोज का अगर जल अपघटन करवाएं तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। जो मोनोसैकेराइड के पहले 2 उदाहरण थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें ये टूट जाता है सुक्रोज। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 2 इकाइयाँ हो जाती हैं जो डाइसैकेराइड में आता है। और इसकी सर्वाधिक सांद्रता किस में पाई जाती है? इसकी सर्वाधिक सांद्रता दोस्तों पाई जाती है शक्कर या चीनी में। इसके बाद तीसरा है पॉलीसैकेरॉइड। पॉलीसैकेरॉइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ बने। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेरॉइड कहते हैं। ये स्वादहीन होते हैं, यानी इनका कोई स्वाद नहीं होता, और जल में अघुलनशील, यानी ये भी जल में नहीं घुलते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसके 2-3 उदाहरण हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च की हमने तो शुरू में बात की, जैसे भोजन जैसे खाते हैं तो स्टार्च का पाचन मुख में शुरू हो जाता है। तो ग्लाइकोजन जो है वो मानव यकृत में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करता है। मानव यकृत जो है वो भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करता है, जो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। फिर स्टार्च है। स्टार्च जो है वो पादपों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। और सेल्यूलोज जो है इसकी क्या बनी होती है? इसकी पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी पादप की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि सर्वाधिक मात्रा में, पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो वो होता है सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है, आप याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। और इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। हम इसके कुछ कार्य देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है क्योंकि 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा बनती है। 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा हमें चाहिए, 400 से 500 कैलोरी इससे कार्बोहाइड्रेट से, तो लगभग 1500 से 2000 कैलोरी तो हमारी कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है प्रतिदिन की। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद प्रोटीन का निर्माण करने वाले पदार्थों का संग्रहण भी कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण करने वाले पदार्थों का संग्रहण कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से होता है। फिर वसा के पाचन में सहायक कौन है?
वसा के पाचन में सहायक भी कार्बोहाइड्रेट ही है, वसा के पाचन में सहायक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम है वो है डीएनए और आरएनए का प्रमुख घटकों का निर्माण करना। डीएनए और आरएनए के प्रमुख घटकों का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है। तो दोस्तों ये थी बड़ी बड़ी और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य ज्ञान। और इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।